दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विपक्षी शासित राज्यों में यानी विपक्षी दल शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा आरोप मेरा नहीं है, मेरे चैनल का नहीं है, यह आरोप हमारे देश के विपक्षी दल, कई विपक्षी दल लगाते आए हैं समय समय पर और अभी भी लगा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उससे जुड़े जो सबूत है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई नेताओं पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का जो है दबाव बढ़ता चला जा रहा है। आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर अलग अलग मामलों में पूछताछ चल रही है, अलग अलग मामलों में उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप झारखंड का उदाहरण ले लीजिए या आप महाराष्ट्र में भी कई लोगों का उदाहरण ले सकते हैं। महाराष्ट्र के अलावा आप बिहार में भी कई नेताओं का उदाहरण ले सकते हैं, तेजस्वी यादव के पूरे परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है? उनके नेताओं ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े वो लोग जो सरकारों में मंत्री रह चुके हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्या जानबूझकर वरिष्ठ नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देते हुए, धमकी देते हुए फिर उनको दबाया जा सके? ये आरोप है दोस्तों, और ये बेहद गंभीर आरोप है जो संजय राउत ने लगाया है। क्या कहा है उन्होंने अपने आरोप में, इस खबर में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं अशोक चव्हाण। इन्होंने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तभी से इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है कि भाई अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से कांग्रेस से मोहभंग कैसे हो गया, कांग्रेस पसंद कैसे नहीं आने लगी, एनडीए गठबंधन पसंद कैसे नहीं आने लगा, महाराष्ट्र में इनको शिंदे सरकार और बीजेपी की मिलीभगत वाली सरकार कैसे पसंद आने लगी, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से सब कुछ कैसे बिगड़ गया है इनकी नजर में। ये सवाल इनसे पूछे जा रहे थे। इसी बीच संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है दोस्तों, और ये दावा तमाम केंद्रीय एजेंसियों से जुड़ा दावा है। हो सकता है इस बात में सच्चाई भी हो सकता है इस बात में सच्चाई ना भी हो, इसलिए शुरुआत में ही कहना चाहेंगे चैनल इस दावे की पुष्टि नहीं करता। आगे अगर इससे जुड़ी कोई अपडेट सामने आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल संजय राउत ने क्या कहा है बिना देर के बताते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक कांग्रेस छोड़ने वाले नेता अशोक चव्हाण को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हताश थे। सोचिए दोस्तों, किसी वक्त में मुख्यमंत्री रह चुके अशोक चव्हाण, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता, उन्होंने छोड़ दी कांग्रेस और जाकर शामिल हो गए बीजेपी में। अब ये कहते हैं संजय राउत कि वो हताश थे, लंबे समय से भाजपा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। चव्हाण पर ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दबाव था। ये सीधा आरोप है, बड़ा आरोप है संजय राउत का। राउत का ये जो बयान है उस संदर्भ में आया है जिसमें अशोक चव्हाण को 3 मामलों में नामित किया गया। उनमें से 2 2011 के आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी मामले से जुड़े हैं, तीसरा कथित भूमि हड़पने का मामला है। आदर्श सोसाइटी से जुड़े मामले में एसीबी ने केस दर्ज किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय से एक शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की जिसमें आरोप लगाया गया कि कोलाबा में सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आदर्श सहकारी हाउसिंग सोसाइटी के लिए अवैध रूप से जमीन आवंटित की गई थी। प्राथमिकी यानी एफआईआर में आरोप लगाया गया कि चव्हाण 2000 में राज्य के राजस्व मंत्री थे और उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। यह सोसाइटी सबसे पहले रक्षा बलों में शामिल लोगों या उनके रिश्तेदारों के लिए प्रस्तावित की गई थी। आरोपों के बाद चव्हाण को 2010 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने दावों का विरोध किया है, अशोक चव्हाण ने दावों का विरोध किया है और इस बात से इनकार किया है कि सोसाइटी को मंजूरी देने के लिए कोई लाभ लिया गया, अवैध कदम उठाया गया। सीबीआई का मामला लंबित है। इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तीसरा मामला कौन सा है? तीसरा मामला है यवतमाल का। यवतमाल में चव्हाण समेत 15 लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, यहां भी कई सालों से कोई प्रगति नहीं हुई है। ये तमाम आरोप लगाए किसने?
तमाम आरोप लगाए हैं संजय राउत ने। उनका कहना है 3 केस में फंसे हुए थे साहब को लगा शायद कि ईडी और सीबीआई से मुक्ति तभी मिल सकती है जब बीजेपी में शामिल हो जाए, इसलिए बीजेपी में शामिल हो गए। यह आरोप संजय राउत का है। अब छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ये कहते हैं कि अशोक चव्हाण तब से दबाव में थे जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। राउत कहते हैं मेरी जानकारी के मुताबिक जब से एकनाथ शिंदे ने भाजपा से हाथ मिलाया, चव्हाण ने भी उसी समय पार्टी छोड़ने का फैसला किया। चव्हाण भाजपा से हाथ मिलाने के लिए बेताब कदम उठा रहे थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ बैठकें भी की थी। राउत ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के श्वेत पत्र में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का उल्लेख के बाद चव्हाण के कदम में तेजी आई। उन्होंने यह भी कहा कि ये सच है, काफी चर्चा के बाद चव्हाण को राज्यसभा सीट की पेशकश की गई थी। आदर्श घोटाले के उल्लेख से घबरा गए होंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको राज्यसभा भी बीजेपी भेज सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो एमवीए के साथ रहते हैं दोस्तों, और जिस आदर्श घोटाले की बात यहाँ पर चल रही है, जिस घोटाले में उनके नाम की बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिस घोटाले में उनका नाम ले रही थी, वो घोटाला क्या टल गया? भाजपा में शामिल हो गए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या? घोटाला हो गया क्या पूरा? सवाल ये उठता है। अब जाहिर सी बात है, अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे, शरद पवार जी के साथ थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो किसी वक्त में अजीत पवार को भी घोटाले में लिप्त बताते थे। अजीत बाबू के ऊपर घोटाले का आरोप है, शरद बाबू के ऊपर घोटाले का आरोप है, सबके ऊपर घोटाले का आरोप लगाते आए नजर। अजीत दादा के ऊपर है घोटाले का आरोप, एनसीपी के तमाम नेताओं के ऊपर है, शिवसेना के नेताओं के ऊपर बताया गया घोटाले का आरोप। लेकिन जैसे ही वो एनडीए के साथ शामिल हो जाते हैं, अपनी पार्टी को तोड़ देते हैं, वो धुल जाते हैं, उनका नया अवतार सामने आ जाता है। यही नया अवतार अशोक चव्हाण का भी शायद सामने आ गया है, जैसा संजय राउत कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, संजय राउत का बयान है दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के पूर्व कांग्रेस नेता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है, और ये भी उन्होंने कहा कि अशोक चव्हाण से फोन पर भी उन्होंने बात की। राउत ने कहा उद्धव ठाकरे ने चव्हाण से कहा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है। एनसीपी के प्रवक्ता विकास लवंडे ने कहा कि पिछले साल जुलाई में जब अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो चव्हाण ने भी उनके पीछे चलने का फैसला किया था। 2 जुलाई को जब अजीत दादा ने मुझे अपने आवास पर बुलाया तो अशोक चव्हाण भी आ गए थे। अजीत दादा ने तब मुझसे कहा था हम अपने मुद्दों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिर मैं वहां से चला गया। इसके बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई थी। ये स्पष्ट है कि चव्हाण ने उस दौरान भाजपा में शामिल होने का फैसला कर लिया था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है, जिन के ऊपर केस है, हो सकता है दोस्तों बहुत से ऐसे नेतागण हो जो इन केसेस से ना घबराए और अभी भी वो लड़े, लेकिन बहुत से ऐसे नेतागण हैं जो सीधे तौर पर मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, जैसा ये खबर कहती है, ये दावा जैसा क्या कहा जा रहा है। तो क्या ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है 2024 से पहले? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।